गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्किल हैलाइड्स, जिसके पार्ट नंबर 1 की हमने बात कर ली थी। आज हम पार्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक था वो था एल्किल हैलाइड। क्या था भाई? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के अंदर क्या होता है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का कोई भी एक हाइड्रोजन किसी हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या होता है? एल्किल हैलाइड। इससे संबंधित कुछ बातें हमारी हो गई थी, नामकरण भी कर लिया था। अब हम बनाने की विधियां करेंगे। तो आती हैं एल्किल हैलाइड की बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, प्रिपरेशन के मेथड है कुछ, उनको करेंगे हम। सबसे पहले बनाने की विधियों में सबसे पहला मेथड आता है एल्केन से। एल्केन से, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने की भी है एल्केन वाले चैप्टर में। एल्केनों का हमने हैलोजनीकरण करवाया, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी को हमने किया, उसके अंदर हम इस चीज़ को कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बनाने के मेथड की बात करनी है एल्किल हैलाइड की। तो जब एल्केनों की हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, जैसे हमारे पास एल्केनो मान लो RH, ये एल्केन है, या CH4 हमारे पास RH, और इसकी X2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो RX और HX बाहर निकल जाता है और RX जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? एक एल्किल हैलाइड होता है। तो इस तरीके से अपने एल्केन के साथ हैलोजन्स की रिएक्शन करवा करके हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो जैसे हैलोजन की अभिक्रियाशीलता की हम बात करें तो हैलोजन की अभिक्रियाशीलता और अभिक्रियाशीलता का क्रम जो होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि सबसे अभिक्रियाशील जो होता है वो I होता है। ये अंधेरे में भी रिएक्शन कर सकता है, अंधेरे में ही रिएक्शन कर सकता है। ये दोनों क्या करते हैं? रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर सकते हैं और इसके रिएक्शन करवाने के लिए किसी ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि इसकी रिएक्शन करवाएंगे थोड़े टाइम बाद में ये वापस वही प्रोडक्ट बना लेगा। जैसे हम CH4 के साथ I2 की रिएक्शन करवाएं तो अगर मेथिल आयोडाइड बनाएगा तो थोड़े टाइम बाद में वापस CH4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसकी रिएक्शन करवाने के लिए हमें ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर क्या होती है, हैलोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो इन दोनों के साथ करवाते हैं, Cl2 और Br2 के साथ। उसमें भी Br जो होता है ना वो ज़्यादा परसेंटेज मात्रा में प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता इसकी तुलना में कम है और जिसकी अभिक्रियाशीलता कम है उसको ज़्यादा सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि हमने रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी में इस चीज़ को पढ़ा भी था कि जो कम अभिक्रियाशील होता है उसका जो सिलेक्टिव करने का तरीका होता है वो ज़्यादा होता है। तो जैसे अगर हमारे पास नॉर्मल तरीके से CH3 हो मान लो और इसकी Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाएं तो CH3CH2Cl ये बन जाएगा और CH3 की Br2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो CH3CH2Br ये बन जाएगा। यहाँ से तो HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार हैलोजन की अभिक्रियाशीलता की बात करें तो अंधेरे में रिएक्शन कर सकता है, रूम टेम्परेचर पे ये दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। और I2 होता है उसके लिए रिएक्शन करवाने के लिए हमें पर्पल ऑक्सीकारक की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो इसकी जगह हमारे पास में प्रोपेन हो, मान लो CH3 CH2 और CH3, ये क्या है? प्रोपेन है। और प्रोपेन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो CH3
CH2 CH2 Cl, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा CH3 CH और Cl और यहाँ CH3 आ जाएगा। ये तो बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन और ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन अगर Br2 के साथ करवाई जाए तो यही सेम वहाँ होता है कि यहाँ पर CH3 CH2 और CH2 Br जुड़ जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन और प्लस में CH3 CH और इसके साथ Br जुड़ेगा तो यहाँ पर बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन इनकी मात्रा अलग अलग होगी। मात्रा का मतलब ये तो 45% बनेगा और ये 55% बनेगा। यहाँ मात्रा में क्यों फर्क आया? क्योंकि ये प्राइमरी को शो कर रहा है और ये सेकेंडरी कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये तो बनेगा 3% और ये बनेगा 97%। यहाँ ऐसा क्यों हुआ? एक तो यहाँ पर प्राइमरी है पहली कंडीशन, यहाँ सेकेंडरी है तो सेकेंडरी वाला ज़्यादा मात्रा में बनेगा। लेकिन इतना ज़्यादा अंतर आने का मतलब ये हो गया कि ये Br जो है वो Cl से कम अभिक्रियाशील है और जो कम अभिक्रियाशील होता है उसको हाइड्रोकार्बन ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं। इसी चीज़ को तो बोला जाता है सिलेक्टिविटी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी को। अगर टर्सरी कार्बन आएगा तो फिर और ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे करके देखते हैं हम टर्सरी कार्बन के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास में आइसोब्यूटेन हो, मान लो CH3 CH CH3 और CH3, ये आइसोब्यूटेन है। और इस आइसोब्यूटेन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो CH3 CH CH3 CH और CH2 Cl, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा CH3 CH3 और CH3 और इसके साथ Cl जुड़ जाएगा। ये तो बनेगा 36% और ये बनेगा 64%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो प्राइमरी कार्बन के साथ एलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ टर्सरी कार्बन के साथ एलोजन जुड़ा हुआ है। और यही रिएक्शन अपने क्या करते हैं Br2 के साथ करवाएं, ठीक है। Br2 के साथ करवाएंगे, यहाँ भी आपको Br2 लिखना है। Br2 और HNO की प्रेजेंस भी हम करवा रहे। तो यहाँ देखिए CH3 CH CH3 और CH2Br, ये तो 1% हो गया। प्लस में CH3 CH3 और CH3 और इसके साथ Br जुड़ गया, ये 99% बनेगा, 99%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी के साथ जुड़ा हुआ है या टर्सरी के साथ जुड़ा है। एक तो टर्सरी है हमारे पास में तो उसके साथ जुड़ गया। दूसरा यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ गई सिलेक्टिविटी की कि Br है ना वो Cl से कम अभिक्रियाशील है लेकिन उसको ज़्यादा सिलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसकी सिलेक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो देखिए आइसोब्यूटेन लिया 1% 99%, प्रोपेन लिया 3% 97%, यहाँ 45 और 55 बन रहा है, इसमें 36 और 64 आ गया। यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन आएंगे तब भी इनमें फ़र्क आएगा। तो इस आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, एल्केनों से एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो एक मेथड कंप्लीट हो गया हमारा। आपको सारी रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है,
आप कोई भी 2 या 3 रिएक्शन लिख लेना। मैंने तो सभी जो जितना भी प्रोसीजर था इसका पूरा करवा दिया आपको। दूसरा आता है एल्कीन से। एल्कीन से हमने बना लिया एल्किल हैलाइड। एल्कीन से भी बना सकते हैं। अब इसीलिए मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वगैरह डाइन थे, 1,3 ब्यूटाडाइन थे, ये सारे मैंने इसीलिए तो करवाए थे क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एल्कीन से हमने बनाया भी है, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर किया भी था। हमारे पास यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है और एल्कीन की HX के साथ रिएक्शन करवाई जाए, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं तो नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, CH3 आ जाएगा, फिर CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, X जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड। ये तो हमने बात की क्योंकि हमने एल्किल हैलाइड के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मोनोहैलाइड्स ही चल रहा है, ठीक है ना। मोनोहैलाइड्स टॉपिक पढ़ रहे हैं हम क्योंकि हम सारे ही पढ़ेंगे, मोनोहैलाइड्स भी पढ़ेंगे, डाईहैलाइड्स भी पढ़ेंगे, ट्राईहैलाइड्स भी पढ़ेंगे, टेट्राहैलाइड्स से। पहली क्लास में मैंने ये बात बता दी थी आपको। तो अब तो हम वो हैलाइड्स पढ़ रहे हैं जब हम एक ही हैलोजन जोड़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ। तो एक हैलोजन जोड़ करके हम एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, कौन सा, मोनोहैलाइड्स। अब ये तो हमारे पास सम्मित एल्किन थी। असम्मित एल्किन के साथ अगर हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ते हैं हम तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होता है, मार्कोनिकोफ का नियम। और मार्कोनिकोफ का जो रूल है वो लागू होता है यहाँ पर। मार्कोनिकोफ अपने स्टेटमेंट के अंदर ये कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ तो धनायन जाएगा, ये धनायन है, ये ऋणायन है, और जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ ऋणायन जाएगा। तो इस तरीके से एक स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो इस प्रकार बनता है मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार। अब एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग बात करें, एंटी मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम तो देखिए, अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हमारे पास HBr हो, ये धनायन है, ये ऋणायन है। एंटी मार्कोनिकोफ ये कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन कम वहाँ धनायन जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ ऋणायन जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, फ्री रेडिकल बनते हैं और रिएक्शन होती है उसके दौरान यहाँ तो हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और CH2 के साथ क्या जोड़ देते हैं, Br जोड़ देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड बनता है और यहाँ ऊपर भी एल्काइल हैलाइड बनता है। ये आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है कि मार्कोनिकोफ का नियम क्या होता है, उसका पूरा मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर करवा दिया। यहाँ तो बनाने की विधि है, एल्कीन से हम एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, उसको बनाने को समझाया गया है, उसको मैंने बता दिया। थोड़ा मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ का भी जिक्र कर लिया हमने। मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ को पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में तीसरा मेथड आता है एल्कोनों से। तीसरा मेथड आता है एल्कोनों से। एल्कोहल से हम बना सकते हैं एल्किल हैलाइड। अगर एल्कोहल की फास्फोरस हैलाइडों के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ
रिएक्शन करवाई जाए तो हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो पहली एल्कोहलों के साथ किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम? पहली हाइड्रोजन हैलाइडों की। या हेलोजन अम्ल भी बोल देते हैं इनको, हेलोजन अम्लों की। जैसे हमारे पास यहाँ CH3CH2Cl है, हाइड्रोजन हैलाइड OH, क्योंकि किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ अगर OH जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है एल्कोहल, ठीक है। और उसकी हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये OH और HH2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं और CH3CH2X और प्लस में H2 और क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन फास्फोरस हैलाइडों के साथ विक्रिया। फास्फोरस हैलाइडों के साथ विक्रिया CH3CH2OH और फास्फोरस हैलाइड मान लो PCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये Cl यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ जाएगा CH3CH2 और Cl, यह आ जाएगा। इसको 3 ले लें हम तो 3Cl। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने बच गए? 3 बच गए, तो H3P एक है और O भी 3 है, तो H3PO3 फास्फोरिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर तो बन जाएगा एल्किल हैलाइड और ये फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस हैलाइडों में हमने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई हमने। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी करवा सकते हैं। तो देखिए CH3CH2OH और इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करवाए हम तो CH3CH2Cl जुड़ जाएगा, एक H और HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा PO और यहाँ 3 Cl बच गए तो फास्फोनिल क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक है। और फास्फोनिल क्लोराइड बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन जो करवाई है वो करवाई है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो एल्कोहल की फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाकर एल्किल हैलाइड बना दिया, फास्फोरिक एसिड बना दिया। एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाकर एल्किल हैलाइड बना दिया और फास्फोनिल क्लोराइड बाहर निकल गया। फिर उसके बाद में तीसरी रिएक्शन आती है थायोनिल क्लोराइड के साथ विक्रिया। थायोनिल क्लोराइड के साथ विक्रिया तो CH3CH2OH और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 होता है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी।
अब देखो यहाँ पर 2 Cl है, एक Cl तो इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ जाएगा और एक Cl H के साथ जुड़ करके CH3 CH2 Cl और एक HCl के रूप में बाहर निकल गया और एक SO2 बाहर निकल गई। ये एल्किल हैलाइड बन गया। यहाँ पर ये था थायोनिल क्लोराइड। क्या था भी? थायोनिल क्लोराइड। इसके साथ में रिएक्शन करवाई। इसके मैकेनिज्म को देखें तो इसका मैकेनिज्म इस तरीके से होता है जैसे CH3 CH2 और Cl और इसके साथ में Cl और S डबल बॉन्ड O और Cl OH। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो CH3 CH2 O और S डबल बॉन्ड O और Cl, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज प्लस में SO2 और प्लस में Cl नेगेटिव। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो लास्ट में क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और Cl, एल्किल हैलाइड। तो इसका मैकेनिज्म अब देखिए, एल्केन से एल्कोलो से एल्कोलो में हाइड्रोजन हैलाइड की विक्रिया से हैलोजन अम्लों के साथ करवाई। हमने एल्कोहल लिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। फास्फोरस हैलाइडों के साथ पहले हमने 3 मॉलिक्यूल एल्कोहल के लिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया, फास्फोरिक एसिड बाहर निकल गया। फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, एल्किल हैलाइड बन गया और HCl और फास्फोनिल क्लोराइड बाहर निकल गए। फिर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, एल्किल हैलाइड बना, HCl बना और SO2 बाहर निकल गई। मैकेनिज्म करवाते तो सबसे पहले HCl बाहर निकलता है, जुड़ जाते, फिर SO2 बाहर निकल जाएगा, ये तो कार्बोकेटाइन फॉर्म में आ जाएगा, ये कार्बोएनाइन फॉर्म में, मतलब ऋणायन फॉर्म में आ जाएगा, कार्बोएनाइन नहीं होगा, ऋणायन फॉर्म में। और फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एल्किल हैलाइड बना देगा। तो इस तरीके से ये 3 मेथड थे एल्किल हैलाइड बनाने के, और भी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।